तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल गैस एंड फ्यूल्स इंडस्ट्री के एक बेहतरीन स्टॉक्स कोल इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम कोल इंडिया के रेवेन्यू को देखते हैं। तो अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू है वो है 99,586 करोड़। फिर 2020 और 21 में थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2019। फिर 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 1,09,715 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में इसका जो रेवेन्यू है वो है 1,38,252 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो अगर हम कोल इंडिया के प्रॉफिट को देखें तो 2019 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 17,463 करोड़। 2020, 2021 और 2022 में इसका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम हुआ है एज कम्पेयर टू 2019। और फिर 2023 में इसका जो अभी प्रॉफिट है वो है 28,165 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम कोल इंडिया के नेटवर्थ को देखें तो इसका जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है, जो कि एक अच्छा गुड साइन माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 में इसका जो नेटवर्थ है वो है 26,455 करोड़। और 2023 में इसका जो नेटवर्थ है वो है 57,245 करोड़। इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर हम कोल इंडिया के फंडामेंटल्स को देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो इसका जो मार्केट कैप है वो है 1,41,373 करोड़। फिर अगर हम बात करें पी रेशियो की, तो इसका जो पी रेशियो है वो है 5.18। और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका पी रेशियो जो है वो है 5.18। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये कमाने जाएंगे तो आपको अपने जेब से 5.18 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और किसी कंपनी का अगर पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो उसे एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोल इंडिया का जो पी रेशियो वो है 5.18 और इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 6.76। यानी कि यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि इसका जो पी रेशियो है इसके इंडस्ट्री पी से कम है, जो कि एक गुड साइन माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि पी रेशियो ही सब कुछ होता है। और अगर किसी कंपनी का जो पी रेशियो अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि पी रेशियो को जो है हमें एक इन्फॉर्मेशन के रूप में ही देखना चाहिए। क्योंकि अगर पी रेशियो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस कंपनी ने जो है वो फ्यूचर में कुछ ऐसा परफॉर्म किया होगा जिससे जो मार्केट है, जो लोग हैं उस पार्टिकुलर कंपनी के ऊपर जो है उनका जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए उसका जो पी रेशियो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो के साथ साथ ही एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है वैल्यूएशन के लिए, जो हमें बताता है कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड, जो है पेग रेशियो। तो पेग रेशियो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। पर अगर पेग रेशियो जो है वो अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि महंगा है। पर अगर पेग रेशियो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। तो अगर हम बात करें कोल इंडिया के जो है पेग रेशियो की, तो इसका जो पेग रेशियो है वो है 0.16, जो कि ये दिखाती है कि इस कंपनी का जो पेग रेशियो 0.16 है, यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि सस्ता है। फिर हम बात करते हैं पीबी रेशियो की।
तो पीबी रेशियो भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर पीबी रेशियो 1 से भी कम हो तब तो उसे और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसका जो पीबी रेशियो है वो है 2.47, यानी कि इसका जो पीबी रेशियो वो 1 से ज़्यादा है, और 2 से भी इसका जो पीबी रेशियो वो ज़्यादा है, जो कि थोड़ा बहुत इसका जो पीबी रेशियो वो थोड़ा बहुत ख़राब माना जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी। इसका जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.08, यानी कि इस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो इतना बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि एक अच्छे गुड साइन माना जाता है उस किसी कंपनी के लिए और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो डेट टू इक्विटी के साथ साथ हमें एक और रेशियो का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो हमें ये बताती है कि उस कंपनी के ऊपर करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज, और करंट रेशियो जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हुआ तब वो अच्छा माना जाता है, और अगर 1 से कम हुआ तो उसे ख़राब माना जाता है। और अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो अगर 1 है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स जितना है उतना ही करंट लाइबिलिटीज़ भी है। तो अगर हम कोल इंडिया के करंट रेशियो को देखें तो इसका जो करंट रेशियो है वो 1.51 है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर करंट एसेट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, जो कि एक गुड साइन माना जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। पर हाँ, इसका जो करंट रेशियो वो दो या दो के पार तो नहीं है, पर फिर भी 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास करंट एसेट्स से ज़्यादा है। फिर हम बात करते हैं आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका जो आरओई है वो है 54.02%। आरओई के साथ साथ ही हम और आरओई जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, और इसका जो आरओई है वो बहुत ही ज़्यादा है 54.02%। फिर हम बात करेंगे आरओई के साथ साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक रेशियो होता है, जो कि है आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओई और आरओसी के बीच में जो है डिफरेंस यही है कि आरओई में सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है, और आरओसी में इक्विटी के साथ साथ डेट को भी इंक्लूड किया जाता है। और अगर ये दोनों ही 20 से ज़्यादा हो तब उसे एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और इन दोनों के बीच में गैप जो है वो भी कम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कोल इंडिया के आरओसी की, तो इसका जो आरओसी है वो है 71.4%, इसका जो आरओई है वो है 54.02%, और आरओसी जो है वो है 71.4%, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि आरओई इसका कम है, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है वो अपने डेट को तो अच्छी तरह मैनेज कर रही है, पर अपने इक्विटी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पा रही है, इसलिए इसका आरओई जो है वो आरओसी से कम है। इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। तो इसका जो ईपीएस है वो है 44.30। फिर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अच्छी खासी है 10.57%। और अगर किसी कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी आपको फ्यूचर में भी एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो इसका जो डिविडेंड है वो भी एकदम अच्छी खासी एक डिविडेंड है 10.57%। फिर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो इसका जो बुक वैल्यू है वो है 92.89, और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10। इसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो अगर हम कोल इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो प्रोमोटर्स के पास है 63.13%, और अगर किसी कंपनी के प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर तभी रखते हैं जब उनको अपने ऊपर ट्रस्ट हो, अपने कंपनी के ऊपर ट्रस्ट हो कि उनका कंपनी जो है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, तभी वो अपने पास ज़्यादा शेयर्स रखते हैं। तो यहाँ पर कोल इंडिया में प्रोमोटर्स के पास से ज़्यादा शेयर्स है 45% से भी ज़्यादा 63.13%। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हम दो चीज़ों को एकदम खास करके ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उस कंपनी का जो करंट एसेट्स है उसके करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले करंट रेशियो में भी देख लिया था कि इस कंपनी के पास जो करंट एसेट्स से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा था। इसका मतलब ये है इसके पास करंट एसेट्स से ज़्यादा होगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि है टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ जो है वो ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहनी चाहिए, और जो टोटल एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ती रहनी चाहिए, और जो टोटल लाइबिलिटीज़ है वो ईयर ऑन ईयर घटती रहनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें बैलेंस शीट में, तो इसका जो करंट एसेट्स को अगर हम देखें, करंट एसेट्स है इसके पास 1,80,082 करोड़, और इसके पास जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो है 68,734 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो इसके पास जो टोटल एसेट्स है वो है
2,11,206 करोड़ और इसके पास जो टोटल लाइबिलिटीज है वो है 1,53,961 करोड़। यानी कि इसके पास टोटल एसेट्स भी ज़्यादा है, करंट एसेट्स भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद अगर हम इसका 2022 का अगर बैलेंस शीट को देखें तो 2022 में इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स जो था वो है 1,80,237 करोड़ और टोटल जो लाइबिलिटीज थे वो है 1,37,094 करोड़। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।